मेरा नाम सोनिया था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। एक दिन मेरी देवरानी आलिया मेरे कमरे में आई तो बहुत खुश थी। मैंने आलिया से पूछा कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। उसका खिला खिला चेहरा देखकर मुझे तजस्सुस हुआ। आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतनी खुश थी। मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो शर्माते हुए कहने लगी, भाभी आज मेरा दुबई का वीज़ा आ गया है, मैं अपने शौहर के पास दुबई जा रही हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा, तुम्हारे टिकट और वीज़े का इंतज़ाम कैसे हुआ? तो कहने लगी, मेरे शौहर ने सारा इंतज़ाम कर दिया है। मेरे चेहरे की रंगत तब्दील हुई। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं बेयकीनी की हालत में बैठी थी। आलिया कहने लगी, भाभी ये खुशखबरी मैं अपने मायके वालों को सुना कर आती हूँ, क्योंकि ये मेरे वालिदैन की दुआओं से ये सब मुमकिन हुआ था, वरना मैं भी आज आपकी तरह यहीं बैठी रहती और शौहर की मोहब्बत के लिए तरस जाती। मुझे वो ये खुशखबरी सुनाकर अपने कमरे में चली गई। वो जाते जाते मुझ पर तंज कर गई थी। पिछले 1 साल से हम दोनों के शौहर दुबई में नौकरी कर रहे थे। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने शौहर के पास चली जाऊं, मगर मेरी बात सुनकर हमेशा मेरा शौहर यही बात कहता था, मेरे पास अभी तक पैसे नहीं थे, यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, यहाँ 100 किस्म के खर्चे करने पड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुला सकता, तुम आराम से अपने घर में बैठी रहो। वो हमेशा से यही रोना रोता रहता था। मगर आज जब मेरी देवरानी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई तो मुझे रोना आ गया। मैं शौहर की कुर्बत को तरस रही थी और देवर ने मिनटों में अपनी बीवी को पास बुला लिया था। मेरा देवर भी तो उसी दफ्तर में काम करता था, उसके पास उतने पैसे कहाँ से आए थे? क्या मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था? क्या वो जानबूझकर मुझे अपने पास नहीं बुला रहा था? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने फौरन अपने शौहर को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम दोनों की नौकरी नई नई है, इसीलिए हम तुम दोनों को अपने पास दुबई नहीं बुला सकते। ये कहकर मैं रोने लगी। ये सुनकर वो कहने लगा, हाँ मैंने तुमसे सच कहा था, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर मेरी देवरानी अपने शौहर के पास क्यों जा रही है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये सुनकर वो कहने लगा, मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी के बारे में बताया है, मुझे अपने भाई का नहीं पता, उसने ये सारा इंतजाम कैसे कर लिया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। मेरे छोटे भाई के पास इतने पैसे आ गए होंगे कि वो अपनी बीवी को अपने पास बुला रहा है, मगर मैं तुम्हें अभी अपने पास नहीं बुला सकता। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे भी तुम्हारे पास आना है, मैं यहाँ अकेली रह रहकर थक चुकी हूँ। अगर आलिया भी चली गई तो मैं इस अकेले घर में क्या करूंगी? ये सुनकर वो कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोई इंतजाम करूंगा, मगर अभी तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। अगर तुम इस घर में नहीं रह सकती तो अपनी माँ के घर चली जाओ, मगर मुझे बार बार फोन करके तंग मत करना। मेरे शौहर ने बात ही खत्म कर दी। मैं बाहर आई तो मेरी देवरानी अपना सामान पैक कर रही थी। मेरी आंखें खाली थी मगर मेरा दिल रो रहा था। मैं किचन में आ गई। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, मगर अब कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कितने सालों से अपने शौहर को कह रही थी मुझे अपने पास बुला लो, मगर वो टाल देता था। मेरा देवर जुनेद भी वही काम करता था, मगर उसने जैसे तैसे इंतजाम करके अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया था। मेरी देवरानी बहुत खुश थी। वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। अगले दिन मैं उसके कमरे के आगे से गुजरी तो मैंने सुना वो अपने शौहर से कह रही थी, शुक्र है तुमने मुझे अपने पास बुला लिया, वरना मुझे भी भाभी की तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ती। आलिया की इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कमरे में आकर रोने लगी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। बचपन में माँ बाप मर गए, भाइयों ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर भाभियाँ घर आ गईं, उन्होंने मुझे घर की नौकरानी समझ लिया। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी, 100 किस्म के ऐप निकालती थी। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी। मैं खुश थी, अपने घर जाकर खूब ऐश करूंगी, शौहर को नाज नखरे दिखाऊंगी, मगर शादी हुई तो शौहर परदेश चला गया। अब ना तो खुद आ रहा था और ना ही मुझे वहां बुला रहा था। मैं कितने महीनों से कह रही थी कि मुझे अपने पास बुला लो, मगर वो अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर पाया था। उस दिन मैं किचन से बाहर निकली तो आलिया किसी से बात कर रही थी, मगर जो ही मैं उसके कमरे में आ गई उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बिना बात किए पलट आई। पता नहीं आलिया अपने शौहर से हमेशा छुप छुप कर ही क्यों बातें करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करती थी। उसका शौहर था, कोई उससे बात करने से मना तो नहीं कर सकता था, मगर जब भी उसके शौहर का फ़ोन आता था वो कमरे में पहुंच जाती और तो और कुंडी भी लगा लिया करती थी। फिर बाद में सरगोशी के अंदाज में उससे बात करती थी। ये देख देख कर मुझे बहुत हैरत होती थी। कई बार दिल में ख्याल आता था कि चुप कर सुन लूं, मगर फिर मेरे कदम रुक जाते थे। न जाने उसने देख लिया तो बात का बतंगड़ ही न बना दे। मेरे शौहर का जब भी फ़ोन आता था मैं सबके सामने सुन लेती थी, क्योंकि वो मेरा शौहर था, मैं उसके निकाह में थी। फिर अगले चंद दिन बाद आलिया अपने शौहर के पास चली गई। मैं घर में अकेली रह गई। जब दिल करता था मैं अपने मायके चली जाती थी, मगर वहां पर भी भाभियां मौजूद होती थी जो मुझसे यही बात पूछती थी कि तुम्हारे देवर ने अपनी बीवी को बुला लिया, मगर तुम्हारा शौहर तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा?
कहीं कोई और बात तो नहीं है? वो मेरे शौहर को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती थी। मैं उनसे कहती थी कि अभी मेरे शौहर के पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वो मुझे हमदर्दी और तरस भरी निगाहों से देखने लगती थी, जैसे मुझ पर तरस खा रही हूँ। इसीलिए मैं वापस घर आ जाती थी, मगर जैसे ही घर आती थी अकेलापन मुझे काट खाने को दौड़ता था। अकेले घर में शौहर के बगैर कैसे रह सकती थी? खौफ के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, रातें जाग जाग कर गुजारती थी। एक दिन मेरे देवर का फोन आया तो मैंने उससे कहा कि अब तो तुम खुश हो गए, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आ गई है। ये सुनकर उसने कहा, जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। आलिया के खाने से मुझे घर का बना खाना मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी यहाँ आ जाएं। वहाँ अकेली क्या कर रही हैं? देवर की बात सुनकर मुझे रोना आ गया। देवर को इस बात का एहसास था, मगर मेरे शौहर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी बीवी अकेली थी। देवर ने ये बात छेड़ ही दी थी, इसीलिए मैंने मौका देखकर देवर से कहा कि देखो ना जुनैद, अब तुम अपने भाई को समझाओ, वो मुझे भी अपने पास बुला लें। देवर ने कहा, ठीक है भाभी, मैं उससे बात करूंगा। उस दिन मैं सोचने लगी कि मैं अपने देवर से ये बात कहती थी, वो अपने भाई को समझाए। हालांकि मुझे अपने शौहर को खुद समझाना चाहिए। मैं उसकी बीवी थी, उसके बगैर कैसे रह सकती थी। इसीलिए मैं इस बार कॉल करके ये बात बताती रही, मगर वो टस से मस ना हुआ। उसकी एक ही रट थी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मेरी नौकरी पक्की नहीं है। शौहर कई महीनों तक अपनी मजबूरियों का रोना रोता रहा। इधर मुझसे भी उसके बगैर रहा नहीं जा रहा था। एक दिन मैं अपने मायके गई तो अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गई। मैंने उससे कहा कि मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ, मगर वो हमेशा यही बात कहकर मुझे टाल देता है। मुझे इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं तुम्हारे टिकट और वीज़े का इंतज़ाम कर सकूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। मगर भाई, सच तो यह है कि अब मैं अकेली रह रहकर थक चुकी हूँ। अब मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हैं, तुम अपनी भाभी से इन पैसों का जिक्र मत करना। मैं तुम्हारे वीज़े और टिकट का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम अपने शौहर के पास चली जाओ। भाई की इस बात पर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने उससे कहा कि जैसे ही मेरे शौहर की तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगी। उस दिन मैं घर आई तो मैं हवाओं में उड़ रही थी। मेरा दिल किया कि आलिया को फ़ोन करके ये बात बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज़ दूंगी, जैसे उसने मुझे दिया था। क्योंकि जब वो दुबई गई थी तो उसने ये बात मुझसे छुपा ली थी। उसके शौहर ने छुप कर ये सारा इंतज़ाम किया था और जिस दिन वो दुबई जाने वाली थी तब उसने मुझे बताया था। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं ये खबर आलिया को नहीं बताऊंगी, बल्कि जब दुबई पहुंच जाऊंगी तब उसे बताऊंगी। वो मुझे देखकर जल जाएगी। मेरे पास मेरे शौहर का एड्रेस मौजूद था, इसीलिए मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा टिकट और वीज़े का इंतज़ाम कर दो। एक हफ्ते के अंदर मेरे भाई ने सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया और यूं मैं दुबई आ गई। यहाँ आते ही मैं अपने शौहर का घर ढूंढ कर आ गई। मैं अपने शौहर को सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची मेरे शौहर और देवरानी के होश उड़ गए। घर के अंदर वो दोनों ही मौजूद थे। शौहर की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भी हैरान और परेशान रह गया। मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने उससे कहा, मेरे भाई ने मेरे टिकट और वीज़े का इंतज़ाम कर दिया है। तुमसे तो जब भी कहती थी तुम अपनी मजबूरियों का रोना रोते थे। ये सुनकर वो कहने लगा, अब तुम यहाँ आ तो गई हो तो खुद अपनी आंखों से देख लेना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मैंने आलिया से पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? तो कहने लगी, भाभी वो तो बाजार गया है। ये कहकर वो मेरे लिए चाय बनाने लगी, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे यहाँ देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि बिल आखिर मैं अपने शौहर के पास आ गई। मगर यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर तो बहुत चुप चुप सा था। मैं उससे वजह पूछती तो कह देता कि मेरे दफ्तर में काम बहुत था, इसीलिए थक जाता हूँ। मैं दिलो जान से उसकी खिदमत में लग जाती थी। एक दिन देवर घर आया तो कहने लगा, भाभी, जिस दफ्तर में हम काम करते हैं वहाँ का बॉस हम वर्कर्स को बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है। हम सब अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। मैं भी अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ, आप भी वहाँ ज़रूर आना। मैंने उससे कहा, तुम्हारे भाई ने तो मुझे इस बात के बारे में नहीं बताया। वो कहने लगा, वो भूल गया होगा, आप शाम को तैयार रहना। ये सुनकर मैं खुश हो गई। शाम हुई तो मैं तैयार हो गई। मेरा शौहर घर आया तो कहने लगा, तुमने इतनी तैयारी क्यों की हुई है? मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हारे बॉस ने तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी दी हुई है। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं जा रहा। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा, देखो, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गए। प्लीज़ आज तुम मेरी खातिर चले जाओ। मेरे शौहर का मूड ख़राब था, मगर मैंने मिन्नत की तो वो तैयार हो गया। उस दिन मैं पार्टी में आई तो इतनी अमीर और खूबसूरत औरतों को देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई। वहीं पर मुझे अपने शौहर की एक दोस्त की बीवी मिली और कहने लगी, तुम अपने शौहर पर ज़रा नज़र रखना। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मेरे शौहर का बॉस बहुत अच्छा आदमी है,
जिन वर्कर्स की बीवियां उनसे दूर हैं वो उन्हें यहाँ अपने खर्चे पर बुला लेता है, मगर जब भी वो तुम्हारे शौहर से इस सिलसिले में बात करता था तो वो कह देता था कि मुझे अपनी बीवी को नहीं बुलाना, बल्कि उसने तुम्हें बुलाने के बजाय अपनी भाभी को बुला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मैं तो जब भी शौहर को बुलाने का कहती थी वो आगे से कहता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मगर ये औरत क्या कह रही थी। मैं पार्टी में थी इसीलिए अपने शौहर से कुछ नहीं कहा, मगर मुझे अपने शौहर पर शक पड़ गया। मैं जानना चाहती थी कि उस औरत की बात में कोई सच्चाई थी या वो मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी। इसके बाद मैंने अपने शौहर को शक की नज़रों से देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वाकई उसका मेरी देवरानी आलिया के साथ चक्कर चल रहा था, मगर वो दोनों हम देवर भाभी की गैर मौजूदगी में ये सब कर रहे थे। जैसे ही मेरा देवर घर आता था आलिया उसे सौदा लाने के लिए बाजार भेज देती थी, जबकि मुझे पड़ोसियों के घर बहाने से भेज देती थी। मगर जब मुझे उस औरत ने ये बात कही तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए एक दिन चुपके से घर वापस आ गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरा शौहर और आलिया हमें घर से निकालकर क्या कर रहे थे। जैसे ही मैं घर पहुंची तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शौहर और आलिया एक कमरे में अकेले थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा था उसे देखकर मैं हैरान और परेशान हो गई थी। ये मेरी देवरानी और शौहर क्या खेल खेल रहे थे। फिर ये सारा मंजर मैंने खिड़की से देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई और उनके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मेरी देवरानी बाहर निकली तो उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसके होश उड़ गए और कहने लगी, अरे भाभी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो क्या। ये सुनकर वो कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, मेरा मतलब ये तो नहीं था। आलिया की जुर्रत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे दो टोक अंदाज में कह दिया, ये घर भी मेरा है और शौहर भी। अब जो भी उन पर हक जताने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। मेरी बात पर आलिया के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। पता नहीं भाभी, आज आप कैसी बातें कर रही हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं सोचने लगी कि मुझे अपना शौहर और घर इससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक घर में रहे तो ये मेरे शौहर का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मगर ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी, क्योंकि अगर ये बात मैंने अपने देवर को बताती तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा, या तो वो अपनी बीवी को मार देगा या फिर मेरे शौहर को, और ये दोनों ही मुझे मंजूर नहीं था। मैं चाहती थी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि अगर मैं सारी बात देवर को बता देती तो यकीनन देवर का घर तो खराब होता, मेरा भी घर खतरे में पड़ जाता। मैं चाहती थी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, मगर हम दोनों के घर भी खराब ना हो। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे देवर को मेरे शौहर और अपनी बीवी के चक्कर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी देवरानी और शौहर का ये ताल्लुक तोड़ कर रहूंगी और ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानती थी कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही थी और मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। दुबई आकर मुझे पता चला कि मेरे शौहर की बहुत तनख्वाह ज्यादा थी, मगर उसने ये बात मुझसे छुपाई हुई थी, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह आलिया पर लुटा रहा था। ये बात मुझे उस औरत ने बताई थी कि मेरा शौहर अपने बॉस के बेहद करीब था, क्योंकि बॉस उसके काम से बहुत खुश था। इसीलिए मैं अपने प्लान के मुताबिक धीरे धीरे बॉस की बीवी के करीब होने लगी। एक दिन मैंने बॉस की घर में दावत रख ली ताकि मैं बॉस की बीवी से अकेले में इस मसले पर बात कर सकूं। मगर ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मगर मैंने देवर के साथ मिलकर इस दावत का सारा इंतजाम कर लिया। उसका बॉस घर आया तो वो बहुत खुश था। मुझसे कहने लगा, भाभी, आपका शौहर बहुत अच्छा और काबिल है, उसने मेरे दफ्तर का सारा काम संभाल रखा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं दिल में सोचने लगी, मैं अपने शौहर को बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि ये मुझसे बेवफाई कर रहा है। शौहर की तारीफ सुनकर आलिया भी खुशी से मुस्कुराने लगी। मैंने ये देखा तो मुझे उसकी ढीठ पने पर हैरानी हुई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने बॉस की बीवी को अपने कमरे में ले आई और उससे सारी बात बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। वो कहने लगी, ये तो तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरा शौहर मेरी देवरानी के जाल में पूरी तरह फंस चुका है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों भाइयों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये लड़ाई किसी न किसी भाई को मरवा देगी। ये सुनकर बॉस की बीवी मेरी बात समझ गई। उसने कहा, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ। मुझे पता चल गया था कि वो मेरी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मेरा शौहर अपनी नौकरी से बहुत खुश है। वो मेहनत से काम करता है, मगर अपनी तनख्वाह मुझ पर खर्च करने के बजाय मेरी देवरानी पर लुटा देता है, और वो भी मेरे शौहर का पैसा खा रही है। मगर मैं जानती हूँ कि अगर मेरे शौहर की नौकरी चली गई तो आलिया से खुद ब खुद छोड़ देगी। ये सुनकर बॉस की बीवी ने कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को इस दफ्तर से निकाल दें?
ये सुनकर मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर को दफ्तर से निकालने की धमकी दे दें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर को अपनी नौकरी बहुत अजीज है। अगर आपका शौहर मेरे शौहर से इस सिलसिले में बात करे और उस पर दबाव डाले तो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे बॉस की बीवी मेरा सारा प्लान समझ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन बॉस की बीवी चली गई, मगर कुछ दिन के बाद मेरा शौहर घर आया तो कहने लगा, मैंने अपने लिए नया घर देख लिया है, तुम अपना सामान पैक कर लो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उससे पूछा, ये भी तो हमारा ही घर है। शौहर कहने लगा, नहीं, ये घर मैंने अपने भाई भाभी को दे दिया है, हम अलग घर में जाकर रहेंगे। मैंने उससे कह दिया, तुम मेरे शौहर हो, जो भी कहोगे मैं मानूंगी। अपने दिल में मैं बहुत खुश थी, क्योंकि यही सब तो मैं चाहती थी। जब आलिया और उसके शौहर को ये बात पता चली तो उन्होंने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा शौहर मुझे लेकर अलग घर में आ गया और दोबारा वो आलिया से कभी नहीं मिला। यूं मुझे आलिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। बिलाखिर मैं अपने प्लान से शौहर को हलाल रास्ते पर ले ही आई थी। यूं मैंने अपना घर उजड़ते उजड़ते बड़ी मुश्किल से बचा लिया था, जिसमें बॉस की बीवी ने मेरी भरपूर मदद की थी।